हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। चलिए आइए, आज यहाँ पर हम ले लेते हैं शिक्षा शास्त्र। और शिक्षा शास्त्र में आज हम जो है पढ़ेंगे आपका शिक्षा में अर्थशास्त्र की संकल्पना। यानी कि आज का जो क्वेश्चन होगा तो शिक्षा में अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम इसमें लेंगे। चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि शिक्षा में अर्थशास्त्री संकल्पना का संबंध है किससे है। ये वीडियो किसके लिए है? तो ये वीडियो देखिए उन सभी लोगों के लिए जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, यूजीसी नेट की, उन लोगों के लिए है। साथ साथ में जो कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर पर टेट वगैरह की, उनमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फिर यहाँ पर देख लेते हैं, ले लेते हैं पहला क्वेश्चन कि शिक्षा की अर्थशास्त्रीय संकल्पना का संबंध है किससे है? तो सामाजिक विज्ञान से है। तो आप कहेंगे सामाजिक विज्ञान से क्यों है? तो उसका आंसर ये होगा, सामाजिक विज्ञान से इसलिए है क्योंकि शिक्षा का अर्थशास्त्रीय संकल्पना, शिक्षा यानी अर्थशास्त्र में कौन होता है? अर्थशास्त्र क्या है? उसमें एग्रीकल्चर होता है, कृषि होती है, व्यापार होता है, वाणिज्यिक होता है, ये सभी चीज़ें। और ये किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है? कौन इनको करता है? इनको मानव करता है। और मानव कहाँ रहता है? समाज में। तो ये समाज के विज्ञान से संबंधित है, ठीक है ना, ना कि मानव विज्ञान से, ना ही भौतिक विज्ञान से, ना ही नीति विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन ले लें। शिक्षा अर्थशास्त्र समाज के विकास के संबंध में किस दृष्टि से विचार करता है? शिक्षा अर्थशास्त्र समाज के विकास के संबंध में, अब वो दृष्टि आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से विचार करता है वो। ओके, अगला क्वेश्चन, शिक्षा के आर्थिक दृष्टिकोण पर लेख सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1934 में, यानी 1934 में। किस पर? आर्थिक दृष्टिकोण पर लेख प्रकाशित किया गया था। शिक्षा के आर्थिक दृष्टिकोण पर लेख सर्वप्रथम किस देश में प्रकाशित किया गया था? 1934 में तो प्रकाशित किया गया, अब लेकिन किस देश में प्रकाशित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन पे प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो चीन पे, और कब? 1934 में। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश और वित्त पोषण का मूल विचार किसने प्रस्तुत किया? शिक्षा के क्षेत्र में निवेश और वित्त पोषण का मूल विचार किसने प्रस्तुत किया? तो 5 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डेविड रिकार्डो ने। किसने? डेविड रिकार्डो ने। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सर्वप्रथम किस देश में शिक्षा अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में मान्यता दी गई? क्योंकि पहले शिक्षा शास्त्र जुड़ा हुआ था, लेकिन इसको फिर अलग किया गया, एक अलग शास्त्र बनाया गया जिसका नाम अर्थशास्त्र रखा गया, शिक्षा अर्थशास्त्र। तो उसको सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सोवियत संघ ने, ठीक है ना। किसने? सोवियत संघ ने ही अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में मान्यता दी थी। सर्वप्रथम किस देश में शिक्षा अर्थशास्त्र को एक, ये क्वेश्चन हो गया है, सोवियत संघ हो गया 6 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में मानव पूंजी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? शिक्षा के संदर्भ में मानव पूंजी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्ज द्वारा। किसके द्वारा? सुल्ज के द्वारा मानव पूंजी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सुल्ज ने अपने किस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्वीकार किया? वो आपको सिद्धांत बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। कभी कभी वो सिद्धांत दे देगा और नाम भी पूछ लेता है किस अर्थशास्त्री का है, तो सुल्ज का है, याद रखिएगा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मानव पूंजी सिद्धांत। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुल्ज ने अपने मानव पूंजी सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्वीकार किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि मानव पूंजी सिद्धांत किसका है, किस शिक्षा शास्त्री का है जिन्होंने एक अलग विषय के रूप में स्वीकार किया? तो वो सुल्ज का है। थोड़ा ऐसे भी माइंड में रखिएगा, ठीक है। शिक्षा जगत में संचालित प्रमुख नीतियों, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं में किए गए धन का आवंटन तथा उसके परिणाम की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लागत लाभ विश्लेषण से। किससे? लागत लाभ विश्लेषण से, ठीक है। ओके, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण आधारित है। अब शिक्षा में जो लागत लाभ विश्लेषण है वो किस पर आधारित है आपको ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर। लागत वहीं पे लगाई जाती है जहां पे उसका यूज होगा और वहीं से लाभ मिलेगा। तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर आधारित है लागत लाभ विश्लेषण।
शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण किस उद्देश्य के रूप में स्वीकार करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका चैप्टर, थोड़ा सा टॉपिक है लागत लाभ विश्लेषण। तो किस उद्देश्य के रूप में स्वीकार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक लाभ के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण सामाजिक लाभ के उद्देश्य के रूप में स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण स्वीकार करता है, क्या स्वीकार करता है लागत लाभ विश्लेषण? ये मैंने कहा ना टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। लागत लाभ विश्लेषण शिक्षा में क्या स्वीकार करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साधन साध्य अभेद। जो साधन होते हैं और साध्य होते हैं उन दोनों में अभेद ना करना, नहीं भेद ना करना ही ये स्वीकार करता है लागत लाभ विश्लेषण। ओके, अभी देखिए इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण शिक्षा के संदर्भ में इनमें से किसे पर्याप्त महत्व नहीं देता? क्वेश्चन को समझिएगा। शिक्षा में, एजुकेशन में जो लागत लाभ विश्लेषण है वो शिक्षा के संदर्भ में किसे पर्याप्त महत्व नहीं देता है? महत्व नहीं देता है तो वो हो जाएगा लागत को महत्व नहीं देता है। क्यों? क्योंकि लागत तो लगाना ही है हमको ना, पैसा तो उसमें इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर उसको महत्व देंगे तो फिर कैसे हम लाभ कमा पाएंगे? इसलिए शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण जो है वो लागत को महत्व नहीं देता है। ठीक है ना? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण किस प्रकार की निर्णय पद्धति को स्वीकार करता है? किस प्रकार की निर्णय पद्धति को लागत लाभ विश्लेषण स्वीकार करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकेंद्रीकृत। ठीक है सॉरी, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण जो है उसकी जो निर्णय पद्धति है वो विकेंद्रीकृत होती है। ठीक है, ओके। लागत लाभ विश्लेषण सिद्धांत शिक्षा योजनाओं की वांछनीयता का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार की पद्धति को अपनाता है? लागत लाभ विश्लेषण जो सिद्धांत है वो शिक्षा योजनाओं की वांछनीयता का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार की पद्धति को अपनाता है, आपको यहाँ पे बताना है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी व्यवहारिक पद्धति को अपनाता है। ठीक है, किस पद्धति को अपनाता है? व्यवहारिक पद्धति को अपनाता है। अगला क्वेश्चन देख ले। शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण का संबंध है, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण का संबंध है, किससे संबंध है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वर्तमान और भविष्य दोनों से। क्योंकि अभी जब हम लागत है उसमें लगाएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें भविष्य में, फ्यूचर में चल के तो लाभ मिलेगा ना। तो वर्तमान और भविष्य दोनों का संबंध होता है शिक्षा लागत लाभ विश्लेषण में। ठीक है, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण विभिन्न शिक्षा योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के लिए इनमें से किस अवधारणा पर कार्य करता है? शिक्षा में, एजुकेशन में लागत लाभ जो विश्लेषण है वो विभिन्न शिक्षा योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के लिए इनमें से किस अवधारणा पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अनुकूलतम साधन आवंटन पर। किस पर कार्य करता है? अनुकूलतम साधन आवंटन पर कार्य करता है। शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण होता है? शिक्षा में जो लागत लाभ विश्लेषण है उनमें कौन महत्वपूर्ण होता है? तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। लागत की अपेक्षा सामाजिक लाभ अधिक महत्वपूर्ण है। कितना पैसा लग रहा है ये नहीं देखा जाता है, जो पैसा लग रहा है उससे ज़्यादा समाज को शिक्षा, समाज में शिक्षा मतलब शिक्षा किसको दी जा रही? समाज में दी जा रही, समाज के लोगों को दी जा रही है। तो सामाजिक लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले ये इंपॉर्टेंट होता है। तो लागत वहाँ पर पैसा नहीं देखा जाता है। ठीक है, जो इन्वेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षा में लागत प्रभावी विश्लेषण किसे अत्यधिक महत्व देता है? लाभ, यहाँ पे लागत प्रभावी विश्लेषण हो गया, अभी था लागत लाभ विश्लेषण, अब लागत प्रभावी विश्लेषण है किसे अत्यधिक महत्व देता है? तो राइट आंसर होगा लागत को अत्यधिक महत्व देता है, क्योंकि लागत प्रभावी विश्लेषण है ना कि लागत लाभ विश्लेषण। प्रभावी है तो लाभ यहाँ पे हट गया है तो यहाँ पे लागत आ जाएगा। किसी शिक्षा योजना के संदर्भ में लागत प्रभावी विश्लेषण मूल्यांकन करता है, तो किस शिक्षा योजना के संदर्भ में लागत प्रभावी विश्लेषण मूल्यांकन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग में लाए विकल्पों का। ठीक है, प्रयोग में लाए विकल्पों का मूल्यांकन करता है लागत प्रभावी विश्लेषण। शिक्षा में लागत प्रभावी विश्लेषण शिक्षा योजनाओं के संबंध में क्या स्वीकार करता है? शिक्षा में लागत प्रभावी विश्लेषण शिक्षा योजनाओं के संबंध में क्या स्वीकार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम लागत अधिकतम परिणाम। ठीक है, न्यूनतम लागत अधिकतम परिणाम, ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि शिक्षा लागत लाभ विश्लेषण क्या है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लेना। चलो इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा।
तो देखिए, शिक्षा में लागत लाभ का प्रभावी विश्लेषण है क्या, ये क्वेश्चन तो हम इससे ले रहे हैं ना, तो हमें ये मालूम भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा में उसकी गुणवत्ता की माप, शिक्षा में गुणवत्ता की माप या लागत लाभ अथवा उसके लागत के प्रभावी आकलन हेतु लागत लाभ विश्लेषण बनाम लागत प्रभावी विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। यानी कि शिक्षा जगत में जो संचालित प्रमुख नीतियाँ होती हैं, जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं शिक्षा के लिए, जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं, उनके लिए जो धन का आवंटन किया जाता है, धन को बांटा जाता है और उसके परिणाम की जानकारी जो होती है वो लागत लाभ विश्लेषण से होती है। यानी जैसे शिक्षा नीति आई, अब हर एक कंप्यूटराइज किया गया हर एक चीज़ को, ठीक है, टेक्निकल किया गया, तो उसमें पैसे लगाए गए। अब पैसा जो है वो कहाँ किस तरह से किस तरीके से लगाया गया है, तो उन सभी के परिणाम की जो जानकारी होती है वो लागत लाभ विश्लेषण के माध्यम से निकाली जाती है। और वही लागत प्रभावी विश्लेषण जो होता है अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर, बहुत कम नीचे स्तर पर प्रभावी होता है। तो लागत लाभ विश्लेषण वही होता है जो शिक्षा में प्रमुख नीतियाँ होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, परियोजनाएं चलाई जाती हैं, उनके लिए जो धन का आवंटन किया जाता है, उनके लिए जो धन यानी कि मनी जो बांटी जाती है, उसके परिणाम की जानकारी ही क्या होती है, लागत लाभ विश्लेषण कहलाती है। तो अगर इतना समझ में आ गया कि लागत लाभ विश्लेषण क्या कहलाता है, तो आगे जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं वो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत क्या होता है, शिक्षा में लागत और उसके मूल्यांकन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। तो लागत और उसके मूल्यांकन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि उसके परिणाम पर अधिक ध्यान दिया जाता है शिक्षा लाभ विश्लेषण में। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा में लागत और उसके मूल्यांकन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, किस पे ध्यान दिया जाता है, परिणाम पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और ये पद्धति जो है सामाजिक लाभ के उद्देश्य के रूप में स्वीकार की गई है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।